हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकेट फिजिक्स। पिछले क्लास 11 का पहला चैप्टर वेक्टर था और वेक्टर में हम लोगों ने रिजोल्यूशन वेक्टर तक किया था। मैंने जो लास्ट क्लास जो किया था वहाँ पे मैंने टॉपिक क्या डिस्कस किया था कि अगर एक वेक्टर ए है और इसका मैग्नीट्यूड ए गिवन है तो ये लेंथ मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वो ए होगा और इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो दो कंपोनेंट आएगा, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। जिस साइड थीटा था वहाँ पे क्या आया था, ax इक्वल टू a cos थीटा, और जिस साइड थीटा नहीं था मतलब y कंपोनेंट इक्वल टू क्या आया था, a sin थीटा। अगर मान लीजिए थीटा यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो ये y कंपोनेंट a y क्या होता, a cos थीटा, और यहाँ थीटा नहीं है इसलिए यहाँ क्या होता है a cos थीटा। तो मैंने इस चीज को रिवाइज कराया था, आप लोगों को बताया था कि आप लर्न कीजिए इस बात को कि जिस साइड में थीटा होगा वहाँ पे किसी वेक्टर का ऑलवेज cos कंपोनेंट होता है और जिस साइड थीटा नहीं होता है वहाँ उसका क्या होता है, उसका sin कंपोनेंट होता है। अब आइए मान लेते हैं कि पिछले क्लास में ये a मतलब रिजल्टेंट वेक्टर गिवन था और उसका डायरेक्शन गिवन था, ठीक है। तो हम लोगों ने उस रिजल्टेंट वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड किया। अब मान लेते हैं क्या कि ऐसा है कि कंपोनेंट दिया है और रिजल्टेंट निकालना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सपोज कर लीजिए कि ये मैं लेट कर रहा हूँ, ये टॉपिक के अंदर का पार्ट नहीं है फिर मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये वेक्टर ax ये गिवन है, कुछ भी दिया हुआ है 3 4 5 6 कुछ भी दिया हुआ है, और ये एक वेक्टर ay गिवन है, ये भी कुछ भी दिया हुआ है 4 5 6 कुछ भी। तो जब इस पॉइंट पे हम ये दो वेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है, रिजल्टेंट कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन भी कितना होगा, दोनों फाइंड करना है हम लोगों को, ठीक है। आप इसका एक बेसिक एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट पे यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस पॉइंट पे यहाँ पे मान लीजिए कि 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना एक्ट होगा, एफ रिजल्टेंट कितना होगा, ये सवाल है, ठीक है, हम लोगों का ये सवाल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ये x कंपोनेंट हो गया और ये y कंपोनेंट हो गया, तो हम लोग को क्या निकालना है, ये रिजल्ट निकालना है। तो फोर्स भी तो एक वेक्टर है, तो अगर ये रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला हम लोग अगर फाइंड कर लेंगे तो फिर हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं। बहुत लोग क्या बोलते हैं सर यहाँ पे 4 अप्लाई किए, यहाँ पे 3 अप्लाई किए, 4 + 3 = क्या होगा 7, देयरफॉर जो रिजल्टेंट फोर्स F होगा वो 7 होगा। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं है, आप इसको डायरेक्ट 4 और 3 ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन दोनों का डायरेक्शन मतलब कि 90 डिग्री का जो एंगल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसका भी इफेक्ट को दिखाना होगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं फिलहाल हम लोग जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और उसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगा कि इस पॉइंट पे ये वेक्टर ax अपना मैग्नीट्यूड भी ऐड करेगा और डायरेक्शन भी ऐड करेगा, प्लस साथ में इस पॉइंट पे एक वेक्टर ay अपना मैग्नीट्यूड भी ऐड करेगा और डायरेक्शन भी ऐड करेगा, तब जाके एक रिजल्टेंट आएगा a और उस रिजल्टेंट का भी टोटल मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जानते हैं हम लोग कि वेक्टर में जो भी प्रॉब्लम आता है, जो भी डिफिकल्टीज आता है वो क्यों आता है, वो आता है ड्यू टू डायरेक्शन। और मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में ट्रेनिंग दिया था इस बात का कि जब भी हम लोग वेक्टर सॉल्व करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो अलग अलग करना है हम लोग, एक साथ नहीं करना है। तो यहाँ हम लोग वापस इस चीज को अप्लाई करेंगे। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, पहले सिर्फ निकालेंगे मैग्नीट्यूड, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा अभी हम लोग का रमजान का महीना चल रहा है, थोड़ा सा उपवास वगैरह रहने से एनर्जी कम होता है बॉडी में, तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि मिनिमम से मिनिमम लेक्चर में क्लियर कर दूं, ठीक है। आप भी कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने का, ठीक है, लेजीपन मत रखिएगा अपने अंदर और थोड़ा सा माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिएगा जहाँ था, ठीक है। अच्छे से फोकस करके देखिए, कोशिश करूंगा कि मैं मिनिमम में आपको डिस्कस कर दूं इसको। आइए अब इसको करते हैं। तो मेरा पहला फोकस क्या होगा कि हम लोग पहले इस वेक्टर a का निकालेंगे मैग्नीट्यूड। क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं भाई, हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसका लेंथ, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इस वेक्टर का लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकलेगा तो काम हो गया, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते, लेंथ निकालते हैं। अब इसका दो तरीका है, एक शॉर्टकट भी है, एक लॉन्ग कट भी है। तो पहले मैं आपको थोड़ा जो आप लोग क्लास 10 से पढ़ के आए हैं मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। चलिए मैंने ट्रायंगल बनाया था, आप लोग याद है पिछली क्लास मैंने ट्रायंगल का नाम दिया था OAB और यहाँ पे जो बना था उसका नाम दिया था मैंने C। चलिए मैं ट्रायंगल OAB लेता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल OAB आप ट्रायंगल बना भी सकते हैं चाहेंगे तो मैं बना लेता हूँ ट्रायंगल बना लेता हूँ। अच्छा, ये साइड का वैल्यू कितना है, वैल्यू ax है, कहीं भी एरो नहीं दे रहा हम लोग, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्शन फाइंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या फाइंड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो कहीं भी हम लोग एरो नहीं देंगे, क्लियर है। अब देखिए अब क्या है,
कि इसका ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है a। अच्छा यही तो हम लोग फाइंड करना है ये ना, तो ये फाइंड करना रहा हम लोग को। अच्छा ये कितना होगा साइड, तो ये साइड ठीक ay के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो ये साइड का मैग्नीट्यूड जो होगा, वैल्यू जो होगा वो ay होगा। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए एक ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम, मतलब दो साइड मालूम हो तो हम लोग तीसरा साइड नहीं निकाल सकते हैं। याद आ रहा है कुछ पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस का, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना। अब इसको पुट करते हैं हम लोग, हाइपोटेनस में वैल्यू जो जाएगा वो a का वैल्यू जाएगा, तो a स्क्वायर, और परपेंडिकुलर में क्या आएगा ay स्क्वायर, और बेस में क्या आ जाएगा ax स्क्वायर। आप ax को पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन में है दोनों, आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर, तो यहाँ से a क्या हो जाएगा रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि आपके पास ax का अगर मैग्नीट्यूड मालूम हो, ay का मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो a का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक ऐसा फॉर्मूला निकाले जहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन का कोई पुट ना करना पड़े। फिलहाल इसके हिसाब से आगे आएगा डायरेक्शन का फिर, लेकिन फिलहाल हम ऐसे निकाल लेंगे। अच्छा अब a का बात है, इसके ऊपर जो एरो है मतलब उसका डायरेक्शन, तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन उसके एंगल से फाइंड होता है। किससे फाइंड होता है? उसके एंगल से। तो हम लोग ये एंगल निकालेंगे। अच्छा ये थीटा मान लेते हैं, पहले हम लोग थीटा मान लेते हैं, तो पहले थीटा हम लोग नोन किए थे, अभी क्या मान रहे हैं कि अननोन है। पहले ये और ये नोन था और ये दोनों निकाले थे, अब मान रहे हैं कि ये और ये नोन है और अभी ये दोनों निकालेंगे। ठीक है, या फिर इसको आप a यहाँ भी लिख सकते हैं, पहले ये और ये नोन था तो हम लोग ये निकाले थे, अब ये और ये नोन है तो हम लोग ये दोनों निकालेंगे। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, तो ये एंगल क्या हो गया थीटा, तो इसका डायरेक्शन क्या है, क्या डायरेक्शन है, तो वो तो एंगल से ही पता चलेगा ना कि कितना एंगल है, कितना अलग अलग एंगल का अलग डायरेक्शन। देखिए एंगल चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन अभी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। एंगल चेंज करने से डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो फिलहाल देखिए हम लोग ये एंगल निकाल लेते हैं। तो आपको ये भी मालूम है क्योंकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि ax और ay क्या है, ax और ay गिवन है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो बच गया, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो हाइपोटेनस, जो बच गया वो क्या हो गया, वो हो गया बेस। तो आप इसको ध्यान दीजिए, अब हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस नोन है, तो आप खुद ही सोचिए कि हम tan लगाएंगे, cos लगाएंगे कि sin लगाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस नोन है तो परपेंडिकुलर और बेस वो tan में आता है। आप लोग को याद है फॉर्मूला था हम लोगों का, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे ay, बेस कितना है ax। तो आप इस चीज को याद करेंगे, क्या याद करेंगे कि जब भी किसी वेक्टर का कैसा वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब किसी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहा है, किसी पॉइंट पे अगर दो वेक्टर एक्ट कर रहा है और वो दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो वैसे वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। इससे आप उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और इससे आप क्या निकाल लेंगे, उसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, डायरेक्शन निकाल लेंगे। अच्छा थोड़ा सा बात को समझिए सर, क्या ये जो फॉर्मूला दोनों देख रहे हैं क्या हर वक्त यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, ये आप तभी यूज करेंगे जब दो वेक्टर या दो कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पे होगा। 90 पे नहीं होगा तो यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है, आप सिर्फ उन दो वेक्टर के लिए यूज करेंगे जो आपस में 90 डिग्री हो। सर अगर मान लीजिए 60 पे होगा तो कैसे करेंगे, तो उसका एक अलग फॉर्मूला ड्राइव होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम जो करने वाले हैं वो 90 डिग्री पे करने वाले हैं, और एट एनी एंगल पे क्या होगा तो हम लोग आगे ड्राइव कर लेंगे। फिलहाल ये थीटा हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो अब हम लोग क्लास 9-10 में जो हम थीटा फाइंड कर रहे थे वो बचपन में हम लोग बहुत इजी करते थे। ठीक है, तो थीटा का जो हम लोग निकालेंगे यहाँ से, हम लोग को tan थीटा नहीं चाहिए, थीटा चाहिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जैसे tan 30 सपोज कर लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3। अच्छा tan 60 क्या होता है, √3। tan 45 क्या होता है, ये होता है 1। tan 0 क्या होता है, ये होता है 0। अच्छा tan 90 कितना होता है, tan 90 होता है इन्फिनिटी। देखिए ये tan एंगल का वैल्यू ये है और ये tan का वैल्यू है, तो हम लोग को एंगल का वैल्यू चाहिए और tan का वैल्यू क्या है ay/ax, तो हमको ay/ax नहीं चाहिए, हमको एंगल का वैल्यू चाहिए। तो जब हम लोग एंगल निकालेंगे यहाँ पे ना, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू, अब tan को वहां ले जाएंगे तो तब tan जब उस साइड जाएगा तो उसको बोलते हैं tan इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको, tan इनवर्स। अब बोले सर आप सॉल्व इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको देखिए दो तरीका है, एक आपको याद रखने वाला तरीका कि आपको याद है तो पुट कर लीजिए, और याद नहीं है तो कैलकुलेटर। तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो हम क्या करें, तो दोनों के लिए ऑप्शन है मेरे पास,
फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। नोट करने के बाद इसका अप्लाई सिखाऊंगा एप्लीकेशन, और फिर बताऊंगा जिनके पास कैलकुलेटर है उसको क्या करना है, जिनके पास नहीं है उनको क्या करना है, ठीक है। तो मैं तो वीडियो पॉज करूंगा नहीं, आप लोग इसको पॉज करके खुद नोट कर लीजिए और आगे देखिए। अब एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि यही वेक्टर फोर्स रिजल्ट हो, इसका आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो आप क्या बोलेंगे, हम लोग के पास 90 डिग्री पे जब दो फोर्स एक्ट करता है तो उसको निकालने के लिए हम लोग के पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हम लोगों के पास, रिजल्टिंग वेक्टर A इज इक्वल टू रूट ओवर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, रूट ओवर x कंपोनेंट, x की तरफ कितना है 4 है, तो अच्छा 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस y की तरफ कितना है 3 है, तो अच्छा 3 का स्क्वायर हो गया। अब खुद ही सोचिए, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर 25, और रूट ओवर 25 का वैल्यू क्या आएगा 5। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट 5 आएगा। तो रिजल्टेंट कौन है, रिजल्टेंट अभी a नहीं है, अभी कौन है, f है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं, f(x) और fy, समझ गए ना। वेलोसिटी होगा तो vx vy और ये v, तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, हम लोग ऐसे एक टर्म सॉल्व किए है ना। तो अभी जो हम लोग का रिजल्टेंट था वो a नहीं था, वो f था, तो हम लोगों ने f कर दिया। x कंपोनेंट ax नहीं था, फोर्स का कंपोनेंट था, तो मैंने fx कर दिया, और y का क्या कर दिया, fy, तो निकल गया। अच्छा, f का मैग्नीट्यूड कितना आ गया 5, ये 5 मैग्नीट्यूड आ गया। तो अब बताइए फोर्स का यूनिट, देखिए कब जब भी हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं तो उसका ये दिखाते हैं कि हम लोग किस सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं, इसको एसआई में कर रहे हैं कि सीजीएस में। तो आपने जो सारा वैल्यू पुट किया वो क्या पुट किया, न्यूटन में, तो न्यूटन एसआई का वैल्यू होता है, तो रिजल्ट भी जो आया होगा वो भी क्या होगा, वो भी न्यूटन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट किया, न्यूटन, 5 न्यूटन। मतलब कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप 90 डिग्री पे एक साइड से 3 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक साइड से 4 न्यूटन, तो ऑब्जेक्ट फाइनली 3 और 4 कुछ फील नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या फील करेगा, 5 न्यूटन। अच्छा, किधर फील करेगा, किस डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इसके लिए हम लोग निकालेंगे एंगल। क्या निकालेंगे, ये एंगल निकालेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला भी हम लोग के पास है। फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, देखते हैं। तो फॉर्मूला था tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया, बेस क्या हो गया, मतलब कि ay बाय ax था, ये फॉर्मूला था ना, ay बाय ax, और y कंपोनेंट में क्या आ जाएगा fy, और x कंपोनेंट में क्या आ जाएगा fx, ठीक है, fx। अब देखिए y कंपोनेंट में जो फोर्स है फाई वो कितना है 3 है। अच्छा, x में कितना है 4 है। अब देखिए ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 का वैल्यू याद हो, है ना, कोई नहीं होगा ऐसा 10 में। हाँ, वो बात अलग है कि 11-12 में बच्चों को याद होता है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3/4 कोई वैल्यू नहीं है यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि पूरा वैल्यू जो है ये आता 1/√3 आता, ये 1/√3 आता, तो आप क्या समझते, अच्छा थीटा कितना है 30 है। अच्छा, ये अगर पूरा वैल्यू अगर √3 आता तो आप क्या समझते, थीटा क्या है 60 है। अगर पूरा वैल्यू 1 आ जाता तो आप क्या समझते, थीटा 45 है। अगर पूरा वैल्यू 0 आता तो आप क्या समझते, थीटा क्या है 0 डिग्री है। और अगर ये पूरा वैल्यू इन्फिनिटी आता तो आप क्या समझते, थीटा 90 है। लेकिन यहाँ पे जो लर्निंग पोर्शन जो है हम लोगों का, जहाँ से हम लर्न करते हैं, वहां से एक भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि अब क्या किया जाए, तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर यूज करेंगे। कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे, मैं आप लोगों को यूज करना सिखाता हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। जिन को जैसे आईएससी वालों को कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप लोग एक कैलकुलेटर FX82MS, ये कैशियो का कैलकुलेटर आता है, आप लोग खरीद देंगे इसको। ये अगर नहीं है तो फिलहाल लॉकडाउन है, आप जा नहीं सकते हैं, अपने कोई भैया या कोई रिलेटिव के आसपास हो, या कोई दोस्त या कोई सीनियर हो तो उनसे आप मांग लीजिए। और अगर नहीं मांग सकते हैं तो भी काम कर सकते हैं, और मैं वो भी बता दूंगा। फिलहाल आप क्या करेंगे, FX82MS में आप ऑन का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप कैलकुलेटर को ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद आप देखिए यहाँ पे मैं करीब से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये मैंने ऑन का बटन क्लिक किया तो ये ऑन हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये शिफ्ट का बटन है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टैन, है ना। एग्जांपल के तौर पे आप tan 30 यूज़ करें, टैन, तो मैंने टैन टिप दिया, तो देखिए जैसे मैंने टैन पुट किया था यहाँ पर टैन लिखा गया, मैंने टैन क्लिक किया, अभी आपने AC कंप्लीट कर दिया, मैंने डिलीट किया, डिलीट। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है tan 30, ठीक है, tan 30। तो आप क्या करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे tan, आपको नजर आ रहा है सब लोग, आप लोग सभी को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan, देखिए tan लिखा गया वहाँ पे। उसके बाद क्या है 30, तो 30 लिखा के देखिए दिखा रहा है, इज इक्वल टू, नीचे इज इक्वल टू का बटन है, यहाँ पे देखिए क्या आ गया, ये देखिए वैल्यू आ गया 0.57, क्या आ गया 0.57, मतलब
कि ये जो 1/√3 का वैल्यू इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.57। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 1/√3 आ गया 0.57। ठीक है, देखिए 0.57 और मैंने डिवाइड किया 1/√3। ठीक है, √3 का वैल्यू होता है 1.732। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। ये सब हम लोग को याद है, आप भी धीरे धीरे याद कर लेंगे तो हो गया। अच्छा, अब बात होता है, सपोज कर लीजिए कि ये दिया होता है 1/√3 दिया होता है, आपको निकालना है। अब मैं उल्टा जा रहा हूँ, पहले मैंने एंगल पुट किया तो tan का वैल्यू निकल गया। अब क्या पुट करूंगा मैं, ये पुट करूंगा और tan निकल जाएगा। जैसे तो भी कैसे निकालेंगे, देखिए मैंने क्या सिखाया है। मान लीजिए आपको एंगल का वैल्यू पता नहीं कितना एंगल है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू 1/√3। आपको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan उधर जाएगा, tan इनवर्स 1/√3 होगा ना। अब ये पता नहीं चल रहा, जिनके पास कैलकुलेटर नहीं है वो चुपचाप अपना ये आंसर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख दिया आंसर। और जिनके पास है या फिर आपको याद है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब है थीटा निकालना है tan इनवर्स। अब tan क्लिक नहीं करना है, tan इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो आप बटन देख रहे हैं यहाँ tan है। अब अगर इसको टिप करेंगे तो tan इनवर्स तो नहीं आ रहा है, tan आ रहा है। हमको थीटा निकालने के लिए वहाँ पे tan इनवर्स करना होगा। तो कैसे करें, तो आप एक काम कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एक शिफ्ट का बटन है। जब भी आप शिफ्ट करके टिपेंगे tan ना, तो tan इनवर्स लिखाएगा। देखिए लिख रहा है ना, tan-1 लिख रहा है ना, तो आगे tan इनवर्स, उसको ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट बिल्कुल देना मत भूलिएगा। कभी कभी आंसर आता है बिना ब्रैकेट का भी, लेकिन कई बार गलत भी आता है। तो ब्रैकेट दिया मैंने, ब्रैकेट में क्या है 1/1, मैंने 1 टिप दिया, डिवाइडेड बाई √3। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 और ब्रैकेट क्लोज किया हम लोगों ने। और देखिए इसको क्लिक किया, देखिए ये वैल्यू कितना आ रहा है 30.0000। अप्रोक्स क्या हो गया 30 हो गया ना, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 है। तो ये एंगल कितना आ गया, यहाँ से एंगल फाइंड हो गया 30 डिग्री। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एंगल, यहाँ से एंगल आएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ठीक उसी तरह से अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इससे यहाँ से थीटा क्या होगा, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अभी यहाँ पे, हम लोग इसको फटाफट कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग लिखेंगे थीटा इक्वल टू, हम लोग को tan नहीं चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 लिख दिए। अब हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या करना है, हमको tan इनवर्स करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मैंने यहाँ से बैक किया, ऐसे किया, और यहाँ पे मैंने लिखा शिफ्ट लिख के मैंने tan क्लिक किया। तो यहाँ से क्या आ गया tan इनवर्स। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट दिया मैंने, यहाँ ब्रैकेट का ऑप्शन है ब्रैकेट, उसके बाद 3/4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद क्या है, ब्रैकेट फिर से है, देखिए फिर मैंने ब्रैकेट दिया, इज इक्वल टू, क्लिक किया, यहाँ पे आ गया 36.86 अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हैं 37 डिग्री के आसपास। तो हम इसका वैल्यू क्या ले जाएंगे, आप चाहे तो 36.86 लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी इसको 36.86 नहीं लिख करके क्या लिखता है, इसको थीटा को 37 ही लिखता है। तो अप्रॉक्स एंगल क्या हो गया 37 डिग्री। समझ गए आप लोग ना कैसे करना है। तो ये हो गया तरीका करने का। तो अब देखिए फाइनली जो हम लोग का आंसर होगा वो एक डेकोरेट फॉर्म में, एक सजा हुआ फॉर्म में कैसे आएगा, वो आएगा ऐसे। फिलहाल मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि 30 हम लोग मालूम चल चुका है, मैं लिख दिया इसको। अच्छा, फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एग्जाम में मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कि लेट अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एंड 3 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। मतलब कि एक फोर्स 4 न्यूटन और एक फोर्स 3 न्यूटन 90 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। कितना पे एक्ट हो रहा है, 90 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, वहां पे ऐसा नहीं बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, वहां पे ऐसा भी नहीं बोला है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, कुछ नहीं बोला। ओनली बोला क्या आपको कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। तो आप क्या किया, आपसे मैग्नीट्यूड निकाल लिए ना, नहीं चलेगा। वर्ड ध्यान दीजिए, वर्ड क्या आप यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, तो फोर्स तो मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा ना। मतलब कि कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ फाइंड करने बोलेगा रिजल्टेंट। तो आप लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और डायरेक्शन भी। तो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। तो आंसर फाइनली क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है 37 डिग्री। क्या लिखेंगे 37 डिग्री। क्या सिर्फ इतना ही काफी है, नहीं इतना ही काफी नहीं है, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है ये बताना जरूरी है। तो ये एंगल कितना आ गया 37, कहां से। अब देखिए, अब अगर आप बात करेंगे XY तो आप XY भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो आंसर होता है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के टर्म में होता है। मतलब कि ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। तो देखिए अगर कोई किसी का डायरेक्शन इधर आ रहा है तो मतलब वो ईस्ट में है, किसी का डायरेक्शन इधर आ रहा है मतलब वो साउथ में है,
किसी का डायरेक्शन इधर आ रहा है मतलब वो वेस्ट में है, किसी का डायरेक्शन नीचे आ रहा है मतलब वो नॉर्थ में है, लेकिन अभी जो डायरेक्शन आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, तो ये जो है साउथ में भी है, सॉरी साउथ में है और ये क्या हो गया नॉर्थ में है। लेकिन अभी जो डायरेक्शन आ रहा है ऐसे, ये डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अच्छा एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल कहाँ से बन रहा है, एंगल ईस्ट से बन रहा है कि एंगल नॉर्थ से बन रहा है, तो आंसर होगा सर एंगल जो बन रहा है वो ईस्ट से बन रहा है, तो लिखेंगे 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया ऑफ ईस्ट, ऑफ ईस्ट का मतलब कि एंगल कहाँ से बन रहा है, ऑफ ईस्ट का मतलब कि एंगल कहाँ से बन रहा है ये, तो 36 ऑफ ईस्ट मतलब क्या हो गया, अच्छा जो 37 बन रहा है कहाँ से बन रहा है, नॉर्थ से बन रहा है। अब आप सपोज कर लीजिए आपको दी लेके मैं यहाँ से दिखाऊंगा एंगल, देखिए आपको मालूम है ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा 53 होगा ना, 53 होगा ना। तो आपको अगर दिल कर रहा है कि मैं यहाँ से नहीं मैं यहाँ से दिखाऊंगा, वो अलग बात है, लेकिन दिखाना आपको यहीं से है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग ईस्ट से ही दिखाएंगे और एक्स से ही दिखाएंगे। तो क्या बोलेंगे इसका डायरेक्शन, तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है 5 न्यूटन और डायरेक्शन अभी भी वही है, लेकिन आप अब दिखा वहां से रहे सिर्फ, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से दिखाए तो ये अलग डायरेक्शन है, आप यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए डायरेक्शन जो इसका वही है, लेकिन इसके हिसाब से आंसर क्या होगा, इसके हिसाब से आंसर होगा 53 डिग्री किस किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन बन कहाँ से रहा ऑफ नॉर्थ, तो इसलिए लिखेंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ। जिसके साथ एंगल बनेगा वो बाद में आएगा, वो नॉर्थ ऑफ में चला जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप ये आंसर लिखिए, ये आंसर कुछ नहीं बोलता है तो हम लोग कहाँ से लेते हैं, ईस्ट से लेते हैं, ठीक है। तो ये है, ऐसे करके आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, समझ के एक बार नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग देखते हैं रिजोल्यूशन फैक्टर में 3D का रिजोल्यूशन कैसे होगा। थ्री डी को हम लोग ऐड करना सीखेंगे, जैसे हम 2D किए वैसे ही 3D को भी करेंगे हम लोग। अब देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग 3D देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं हम लोग 3D देखेंगे। 3D में क्या होगा, 3 कंपोनेंट होगा। 3D इसको बोलते हैं इन स्पेस, क्योंकि ये स्पेस में आ जाता है। मैंने समझाया पिछली क्लास में आप लोगों को कि 3D क्या होता है, क्लियर है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि एक पॉइंट पे आप लोगों का 3 वेक्टर एक्ट कर रहा है और 3 डायरेक्शन में। एक एक्ट कर रहा है अलाउंग x, एक एक्ट कर रहा है अलाउंग y, ay वेक्टर, और एक बाहर ऐसे z। तो देखिए ऐसे तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, इसलिए मैं टेम्पोरेरीली ऐसे दिखा दे रहा हूँ बोर्ड पे। मेरे पास ऑप्शन नहीं az। अब इस पॉइंट पे 3 वेक्टर एक्ट करेगा तो उसका रिजल्ट वेक्टर क्या आएगा, समझिए। ये देखिए, ये है इधर एक्ट कर रहा है ax, ये ऊपर एक्ट कर रहा है ay और ये बाहर एक्ट कर रहा है az। ax, ay और az, देखिए ऐसे, ठीक है। ax, ay और az। ये वेक्टर क्या चाहेगा कि भैया तुम x की तरफ चलो, ये वेक्टर क्या चाहेगा भैया तुम y की तरफ चलो, तो y की तरफ जाएगा, ये x की तरफ भी जाएगा। और ये क्या चाहेगा भैया तुम बाहर भी आओ, z की तरफ भी आओ, तो वेक्टर बाहर भी आएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा, उसका जो इफेक्ट होगा, उसका जो मूवमेंट होगा, उसका जो ओरिएंटेशन होगा, वो x की तरफ भी होगा, y की तरफ भी होगा और z की तरफ भी होगा। देखिए ये तो सिर्फ x हो गया ना, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। y की तरफ भी देखिए, ये तो सिर्फ y हो गया, तो x और y के बीच में है, ऐसा समझिए, x भी होगा y भी होगा। अच्छा बाहर है ना, तो बाहर भी होगा, देखिए ऐसा 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 स्ट्रक्चर होगा, ऐसा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है, ये कितना आगे गया है x, इतना, कितना ऊपर गया है y, कितना बाहर आया है तो इतना, ये देखिए ये बाहर आ रहा है, इतना बाहर, ठीक है। ये इतना बाहर है, इतना पोर्शन बाहर गया है। यहाँ पे देखिए 3D आप लोग देख रहे हैं, यहाँ इतना पोर्शन इसका यहाँ से यहाँ तक बाहर है।
तो अब ये रिजल्टेंट कितना होगा। तो एग्जाम में क्या बोलेगा, आपको x गिवन है, ए वाई गिवन है, ए जेड गिवन है, ए कितना होगा, है ना। तो ए जो है रिजल्टेंट है। अच्छा ये किसका रिजल्टेंट है, तो ये रिजल्टेंट तीनों का है, तीनों का रिजल्टेंट है ये, तीनों का। तो ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर, तीनों वैक्टर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा, है ना। तो इसको फटाफट लिख लेते हैं एक पॉइंट पे। अभी क्या होगा, ए एक्स वैक्टर अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड करेगा, प्लस ए वाई वैक्टर भी अपना उस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऐड करेगा, और ए जेड भी अपना वैल्यू और डायरेक्शन ऐड करेगा, तब जाके क्या आएगा, एक ए वैक्टर। पहले क्या हुआ था, सिर्फ इन दोनों को जोड़ने से ए आ गया था, क्योंकि उस बार सिर्फ 2 ही कंपोनेंट था, लेकिन अभी इस बार क्या है, इस बार 3 कंपोनेंट है, तीनों को जोड़ने से ए आएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को जो जोड़ने का तरीका है, हम लोग जो एडिशन सीखे हैं फिलहाल पिछले टॉपिक में 90 डिग्री पे, उसमें सिर्फ 2 ही था। तो यहाँ पे ये लोग भी 90 डिग्री पे है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीनों 90 डिग्री पे है, एक्स वाई और जेड 90 डिग्री पे है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस बार 3 फैक्टर है, हम लोग जो तरीका सीखे हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर का होता है। देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, और कोई करता भी नहीं, सबका रटा हुआ फॉर्मूला, रटा मार लेते हैं। क्या रटा मारते हैं कि जब 2 कंपोनेंट था तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और जब 3 होगा तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, याद कर लेते हैं। लेकिन याद करने से नहीं होगा, कि साइंस है, साइंस में आपको रीजन मालूम होना चाहिए। आप रीजन के बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आपका कंसेप्ट धीरे धीरे क्या होगा, वीक होगा, और यही एक रीजन होता है कि आप लोग आगे जाकर कंपटीशन क्रैक नहीं कर पाते, ठीक है। तो अभी देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, तो हम लोग को जब 2 आता है तो क्यों ना एक काम करते हैं, हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, हम पहले से 2 ही को ऐड करते हैं। जब ये 2 ऐड हो जाएगा तब उसके बाद हम तीसरा ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम सिर्फ एक्स और वाई को ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। एक स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे, अब जो रिजल्ट आ जाएगा, सपोज कर लीजिए कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट आया, देखिए वो जो भी रिजल्ट आएगा वो ए नहीं आएगा, क्योंकि ए तो तभी आएगा जब तीनों, क्योंकि ए के अंदर 3 पार्ट है, इन तीनों को जोड़ने के बाद टोटल आएगा, तो जो भी आएगा वो टोटल नहीं आएगा, क्योंकि अभी बाकी है जोड़ना। तो मान लीजिए कुछ रिजल्ट आया, तो मैंने थोड़ा इसको आर मान लिया, तो इन दोनों को जोड़ने से जो रिजल्ट आएगा उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर है। तो मान लीजिए डायरेक्शन क्या है मुझे नहीं मालूम, मैंने आर मान लिया, और उस आर में क्या करेंगे हम लोग, ए जेड को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा, अब हम लोग का आ जाएगा रिजल्टेंट ए, है ना। तो अब क्या तय करते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम पहले काम करते हैं, स्टेप 1 में सॉल्व करते हैं इसको। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले हम लोग ऐड करेंगे ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर। तो डायग्राम भी बना लेते हैं हम लोग साथ में। तो डायग्राम क्या बनेगा, देखिए ए एक्स वैक्टर और ए वाई वैक्टर, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, दोनों का रिजल्टेंट मतलब हमारे आर, तो क्या आगे मान लेते आर। अच्छा आर 2D होगा ना, आर 2D होगा क्योंकि एक्स और ए वाई का रिजल्ट है, तो रिजल्ट इन दोनों के बीच में होगा, हो गया। अच्छा ये तो मैंने आर को वेक्टर फॉर्म में लिखा कि रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड आर और ये डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो फॉर्मूला भी हम लोग के पास है, आर इक्वल टू रूट ओवर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। अभी हम लोग ने सीखा ना कि अगर दो वेक्टर 90 पे एक्ट करता है तो इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। निकल गया। अब क्या है, अब जो आर आया है, जो भी आर आया है उसमें क्या जोड़ेंगे, ए जेड। इस आर में क्या जोड़ देंगे, ए जेड। भी ए जेड बाकी था ना, लेकिन हम लोगों ने इन दोनों का ऐड किया, ये तो ये आ गया, ये भी नहीं हुआ है। अब जो आया है उसमें ये जोड़ देंगे, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब सिर्फ 2 वेक्टर है क्योंकि इन दोनों के बदले में ये ए वाई थोड़ा सीधा दिखाइए इसको, ठीक है। तो अभी क्या है, इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या हो गया, आर आ चुका है। अब तो ये दोनों नहीं है ना, इन दोनों के बदले में कौन है, इन दोनों के बदले में सिर्फ आर है, और यहाँ पे क्या है, जेड है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच होगा, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा 2 वेक्टर के बीच होता है, कहीं उनके बीच, कहीं बीचों बीच नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनके बीच नहीं होगा। तो ये जो अब आर में कौन है, 2 लोग है, एक्स और ए वाई। अब जैसे ही ए जेड जोड़े तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या था, ए था। तो अब ये ए क्या होगा, ए एडिशन ऑफ आर वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम लोग, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, आर के साथ जोड़ देंगे, आर के साथ जो आया जोड़ देंगे ए जेड, तब क्या आ जाएगा, तब पूरा का एडिशन हो गया, आ गया ए, ठीक है। अच्छा ये तो ए वेक्टर आया, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का स्क्वायर का एडिशन, है ना। अगर ये बात करें तो फिर देखते हैं क्या परपेंडिकुलर है, अरे हाँ इस बार भी दोनों परपेंडिकुलर है, इस बार भी क्या है, दोनों का दोनों परपेंडिकुलर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, तो रूट ओवर आर का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, आर का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर।
तो यहाँ से ये क्या आ गया, रूट ओवर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर का वैल्यू, आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ रखा जाए आर स्क्वायर का वैल्यू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और यहाँ क्या बचा ए जेड का स्क्वायर। तो देखिए तो आ गया आंसर हम लोगों का 3D वाला केस का एडिशन। तो अगर दो कंपोनेंट था तो उन दोनों को जोड़ने से आ गया, तीन है तो इन तीनों को जोड़ने से आ गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने ए का डायरेक्शन ही दिखाया, जो ए आएगा वो ऐसे आएगा बाहर की तरफ, उसका डायरेक्शन ही दिखाया। तो आप पहले इस मैग्नीट्यूड को नोट कीजिए, फिर मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ, समझ गए ना। तो मैं वीडियो रोकूंगा नहीं, मैं आगे बना रहा हूँ और आप क्या कीजिए पॉज करके नोट कर लीजिए और आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं इसको मिटाता हूँ। तो आज के बाद याद रखेंगे कि अगर x वेक्टर, ay वेक्टर और az वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ऐड करें, या भी कोई तीन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ऐड करें, तो तीनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देंगे तो उसका रिजल्ट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आ गया। अब बात है डायरेक्शन का, थोड़ा देखिए आराम से देखिए। पिछले केस में क्या था कि सिर्फ x और y था, रिजल्टेंट ऐसे आया था, यहाँ से एंगल था थीटा, तो इससे इसका डायरेक्शन क्या होगा थीटा एंगल पे। तो इसका डायरेक्शन क्या है कि हाँ यहाँ से ये थीटा एंगल बनाकर जा रहा है। थीटा का वैल्यू क्या आया था ए वाई बाई एक्स। अगर आपको इससे निकालने का मन है यहाँ से, तो आप थीटा निकाल चुके हैं ना, आप 90 में से थीटा माइनस कर दीजिए, एंगल आ जाएगा। ये एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा। अगर थीटा 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा, ऐसे ही होगा ना। तो अब तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट है ना, ए एक्स भी है, ए वाई भी है और ए जेड भी है। अब जो रिजल्टेंट आया वो ए आया। ठीक है, तो पहले दो था तो ये x से बनाया, y से बनाया। अब तीन है तो ये x से बनाएगा, y से बनाएगा और z से भी बनाएगा, है ना। मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ से जो इसका डायरेक्शन एंगल कितना बन रहा है अल्फा, और यहाँ से जो डायरेक्शन इसका एंगल कितना बन रहा है बीटा, और z से जो एंगल कितना बन रहा है यहाँ से गामा, एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से पहले अल्फा फाइंड करना होगा। तो तीन जगह से तीन आंसर आएगा डायरेक्शन का तीन जगह से क्या आंसर आएगा, तीन आंसर आएगा। यहाँ से आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा बीटा, यहाँ से आएगा गामा। इसका ये मतलब नहीं है कि इसका तीन डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन एक ही है, लेकिन तीनों के रेफरेंस से क्या हो रहा है अलग अलग। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मान लीजिए उधर खड़ा है उस साइड और हम इस साइड है, और बीच में हम दोनों के बीच में कोई दौड़ रहा है और कोई दौड़ के मेरे तरफ आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे वो मेरे तरफ आ रहा है, वो क्या बोलेगा हमसे दूर जा रहा है। देखिए दोनों का बात अलग अलग है, लेकिन अगला जो दौड़ रहा है वो एक ही दौड़ रहा है, ऐसा नहीं उसके हिसाब से वो दूर जा रहा है लेकिन मेरे हिसाब से करीब आ रहा है। तो डायरेक्शन क्या हो गया टुवर्ड्स मी, उसके लिए क्या होगा अवे फ्रॉम मी, है ना, ये हो गया। लेकिन वो बंदा का डायरेक्शन एक ही है, तो अलग अलग रेफरेंस से आंसर क्या होता है अलग अलग। जैसे देखिए मेरे लिए राइट है लेकिन आप लोग के लिए क्या होगा वो लेफ्ट होगा, है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे दिख रहा है राइट है, लेकिन आप लोग सामने बैठे हुए हैं मेरे मुझसे पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या दिखेगा कि लेफ्ट है। तो ये उल्टा एक अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग आंसर होता है, ये होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नंबर ऑफ आंसर नंबर ऑफ रेफरेंस के साथ अलग अलग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन का अलग अलग आंसर है। ठीक है, तो मैंने मान लिया अल्फा, तो देखिए आप सिर्फ इसको अल्फा मानिए और सिर्फ इस ट्रायंगल में सॉल्व कीजिए, इस ट्रायंगल में। बीटा तो इस ट्रायंगल में सिर्फ सॉल्व कीजिए, गामा तो सिर्फ इस ट्रायंगल में सॉल्व कीजिए, इस ट्रायंगल में, है ना। ये ट्रायंगल इसमें सॉल्व करेंगे तो ये ट्रायंगल, इसमें सॉल्व करेंगे तो ये एक ट्रायंगल। ठीक, अलग अलग ट्रायंगल सॉल्व कीजिए। तो मैंने इसको मान लिया अल्फा, क्या मान लिया अल्फा। तो एंगल के सामने कौन है मालूम नहीं है हम लोगों को, क्या है मालूम भी नहीं। हाँ, लेकिन एंगल के सामने वाला जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ये हाथ मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये सबसे बड़ा, क्यों, क्योंकि इसके ये जो रिजल्ट है इसमें तीन लोग हैं, इसमें एक्स भी है, ए वाई भी है, जेड भी है, तो ये बड़ा होगा। हालांकि हम लोग पेन से दिखाया तो पेन सब इक्वल लेंथ का है, लेकिन इसका लेंथ बड़ा होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है ज्यादा है, तो इसका लेंथ बड़ा होगा, तो ये सबसे बड़ा लेंथ होगा, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, जो बच गया वो बेस। तो बेस मालूम हम लोगों को, बेस मालूम है और हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया है। हम लोगों को बेस मालूम है और हम लोगों ने हाइपोटेनस निकाल लिया है। ये हाइपोटेनस रिजल्टेंट वेक्टर ए है, तो हम लोग बेस और हाइपोटेनस में क्या आता है, अच्छा कॉस आता है। तो एंगल निकालने के लिए क्या यूज करेंगे कॉस, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस अल्फा बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा बेस, बेस मतलब एक्स, हाइपोटेनस मतलब ए। तो क्या लिखेंगे कॉस अल्फा, मान लेते हैं कि यहाँ से अल्फा है, यहाँ से बीटा है और जेड से गामा है। 3D स्ट्रक्चर है, मैं गलत दिखा नहीं सकता हूँ, यहाँ से एग्जैक्टली दिखा नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल कॉस अल्फा क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा एक्स बाई ए। ठीक है, एक्स बाई ए। अच्छा अब आपको ये निकालना है, ये बीटा, तो कॉस बीटा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा हाइपोटेनस ये बेस, फिर बेस मालूम है हाइपोटेनस निकाल चुके हैं, तो cos बीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos बीटा ए वाई बाई ए, cos बीटा
कॉस बीटा ए वाई बाई ए। लास्ट क्या बच गया? लास्ट बच गया कॉस गामा। कॉस गामा क्या होगा? ए जेड बाई ए। कॉस गामा क्या होगा? ए जेड, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर सबसे बड़ा हाइपोटेनस और ये बेस, तो एंगल के सामने कॉस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो ये मालूम है जेड, हाइपोटेनस निकाल चुके हैं। कॉस गामा बेस परपेंडिकुलर का मालूम नहीं, क्या है ये मालूम ही नहीं हम लोग को, ए जेड बाई ए। तो कॉस गामा क्या निकल गया? कॉस गामा निकल गया ए जेड बाई ए। क्लियर है? अब देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि हम लोग जो निकालेंगे यहाँ सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करते वक्त हम लोग को कॉस अल्फा नहीं अल्फा चाहिए, कॉस बीटा नहीं बीटा चाहिए, कॉस गामा नहीं गामा चाहिए, तो हमको सिर्फ अल्फा चाहिए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू कॉस वहां चला जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा बीटा चाहिए, बीटा क्या होगा? कॉस इनवर्स ए वाई बाई ए। अच्छा गामा क्या होगा? गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए जेड बाई ए, है ना? तो अभी देखिए ये तीनों जो एंगल निकल रहा है यहाँ पे, तीनों जो एंगल निकल रहा है ये लोग कॉस का टर्म में निकल रहा है। इसका टर्म में कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसलिए इस एंगल का कौन नाम है? एंगल ऑफ कोसाइन, एंगल ऑफ कोसाइन। ठीक है, ये बोलते हैं एंगल ऑफ कोसाइन के कॉस के टर्म में निकाला हुआ एंगल। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा गामा। अगर मान लीजिए एग्जाम में बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स से क्या एंगल है, तो आप सिर्फ अल्फा निकालेंगे, आप बीटा गामा नहीं निकालेंगे। सिर्फ पूछेगा कि क्या वाई से क्या एंगल है, तो आप सिर्फ बीटा निकालेंगे, आप अल्फा और गामा नहीं निकालेंगे। एग्जाम पूछेगा सिर्फ जेड से क्या एंगल है, तो आप सिर्फ गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा नहीं निकालेंगे। एग्जाम सिर्फ पूछेगा कि एंगल रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, कुछ नहीं बोला, एक्स वाई जेड कुछ नहीं बोला, तो आप तीनों निकाल देंगे, आप तीनों निकाल देंगे। ठीक है, बात समझ रहे ना? अगर एग्जाम में बोल दिया एंगल ऑफ कोसाइन, तो मतलब आप तो समझ ही रहे हैं, एंगल ऑफ कोसाइन मतलब कि सबको निकालो, सारा कॉस को निकालो, तभी सबको निकालेंगे। अच्छा समझ गए ना? तो ये हो गया हमको डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। और पहले जो मैंने लिखाया मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड क्या होगा? a इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इससे निकलेगा मैग्नीट्यूड और इससे निकल जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, आप समझ गए? अब अगला टॉपिक देखिए, अब अगला टॉपिक देखिए, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि अगर एंगल ऑफ कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आता है कि 3D फैक्टर में या इन स्पेस वाले फैक्टर में कि अगर तीनों एंगल को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए, मतलब कि cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा किया जाए, मतलब कि cos था तो cos स्क्वायर, cos बीटा था तो cos स्क्वायर बीटा, cos गामा तो cos स्क्वायर गामा, तीनों को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या नन, आपको कुछ अलग ऑप्शन आंसर आएगा। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोगों को एक आंसर क्या करना है? टिक करना है। तो आप फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा cos अल्फा क्या निकाले थे? cos अल्फा निकाले थे ax by a, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। अच्छा cos बीटा क्या निकाले थे? ay by a, तो स्क्वायर कर दिया हम लोग इसको। cos गामा क्या निकाले थे? az by a, तो इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर सब जगह। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ax का स्क्वायर by a स्क्वायर, ay का स्क्वायर by a स्क्वायर, az का स्क्वायर by a स्क्वायर। एलसीएम क्या निकलेगा इसका? एलसीएम निकलेगा a स्क्वायर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को मालूम है, पहले से मालूम है, जानते हैं a इक्वल टू रूट ओवर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू इसको स्क्वायर कीजिए, देखिए क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो इसके जगह क्या आ सकते हैं? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर क्या आ गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? यहाँ पे आंसर राइट होगा 1 आंसर राइट होगा कि अगर एंगल ऑफ कोसाइन को स्क्वायर करके ऐड किया जाए तीनों को तो आंसर क्या आएगा? 1। और ये बात क्या करेंगे आप लोग? इसको याद कर लेंगे। याद इसलिए करेंगे क्योंकि इसका आंसर चेंज नहीं होता है, ये आंसर हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए आप लोग।